मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रयास लाया रंग। जामरानी बांध परियोजना को मिली कैबिनेट की मंजूरी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चेन्नई दौरा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर कल होगा रोड शो। निवेशकों से बातचीत करेंगे सीएम धामी। दो दिवसीय दौरे पर कल उत्तराखंड पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। बद्री, केदार और गंगोत्री के करेंगे दर्शन। देहरादून में कंट्री लेड इनिशिएटिव के समापन समारोह को करेंगे संबोधित। कड़ाके की ठंड में बद्रीनाथ में उमड़ रहे श्रद्धालु। अब तक बद्रीनाथ में 16.5 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके दर्शन। 18 नवंबर को बंद किए जाएंगे धाम के कपाट। नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल आएंगे उत्तराखंड। तो आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति 2 दिवसीय यात्रा पर उत्तराखंड रहेंगे। तो गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में दर्शन करेंगे। पहली बार उत्तराखंड यात्रा पर आ रहे हैं उपराष्ट्रपति। तो 26 अक्टूबर को गंगोत्री जाएंगे धनखड़। इसके बाद 27 अक्टूबर को केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे। तो 27 अक्टूबर को देहरादून में 2 अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल उत्तराखंड आएंगे। तो उपराष्ट्रपति 2 दिवसीय यात्रा पर उत्तराखंड रहेंगे। आपको बता दें कि गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में दर्शन करेंगे। तो पहली बार उत्तराखंड यात्रा पर आ रहे हैं उपराष्ट्रपति। 26 अक्टूबर को गंगोत्री आएंगे। 27 अक्टूबर को केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही 27 अक्टूबर को देहरादून में 2 अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विनय सूद जुड़ चुके हैं। विनय, उपराष्ट्रपति पहली बार उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। किस तरह से उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, किस तरह से उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति का जो दौरा है, 2 दिवसीय दौरा जो है, इस दौरान उनका उत्तराखंड पर रहने वाला है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के भी जो दर्शन है इस दौरान जो है यहाँ पर उपराष्ट्रपति करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में कंट्रीलैंड इनिशिएटिव जो यहाँ के इसको लेकर के जो CLI के समापन का जो समारोह है, वो भी इस दौरान जो उसको भी संबोधित करने का जो इनका कार्यक्रम है वो यहाँ पर रखा जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अगर यहाँ पर बात की जाए तो सुधीर धनखड़ 26 और 27 अक्टूबर को 2023 का जो ये यहाँ पर इस समय का जो वर्ष है, इसमें 2 दिवसीय इनका जो दौरा है वो यहाँ पर प्रस्तावित है। जी विनय, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। उत्तराखंड सरकार ने राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां तेज कर दी है। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित होगा। राजधानी देहरादून के पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भाजपा का कहना है कि इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी आमंत्रित किया गया है, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर भी खास तैयारियां की जा रही हैं। राज्य स्थापना के दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो बता दें कि उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। ऐसे में इस बार की स्थापना दिवस को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। उत्तराखंड राज्य निर्माण दिवस जो है 9 नवंबर को मनाया जाता है। स्थापना दिवस होता है उत्तराखंड का। उस पर बहुत सारे मुख्य अतिथियों को राज्य सरकार बुलाती है। इस बार माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन किया है सरकार ने कि वो आए। निश्चित रूप से राष्ट्रपति जी आएंगे तो उत्तराखंड राज्य के लोगों को बेहतर बल भी मिलेगा और निश्चित रूप से जो विकास है और जिस प्रकार से सरकार ने
काम किए हैं उत्तराखंड के विकास के लिए, जिस प्रकार से सरकार निरंतर उत्तराखंड के विकास के लिए काम कर रही है, मैं कह सकता हूं कि राज्य स्थापना दिवस पर तमाम चीज़ें जो हैं और बेहतर हों। और मैं उत्तराखंड राज्य के लोगों को शुभकामनाएं भी देता हूं कि 9 नवंबर का हमारा स्थापना दिवस है। सरकार ने बड़ी प्राथमिकता के आधार पर सभी जिले मुख्यालयों पर कार्यक्रम किए हैं। तमाम जगहों पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। रुड़की के डीएवी कॉलेज के प्रधानाचार्य मनोज सैनी का सहायक अध्यापक अरविंद कुमार से मारपीट करने का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि गंगनहर थाने में भी सैनी समाज के लोगों के बीच प्रधानाचार्य ने सहायक अध्यापक को जान से मारने की धमकी दी। बता दें कि कुछ दिन पहले सहायक अध्यापक अरविंद कुमार ने डीएवी कॉलेज में भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना देने का ऐलान किया था। जब धरना देने सहायक अध्यापक गए तो प्रधानाचार्य मनोज सैनी ने उनके साथ मारपीट की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शुक्रवार को बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। चमोली जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जानकारी देते हुए बताया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वायुसेना के विशेष विमान से सुबह करीब 10:30 बजे बद्रीनाथ पहुंचेंगे। इसके बाद बद्रीनाथ मंदिर में पूजा दर्शन करने के बाद देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे। तो वहीं उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने भी सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी को लेकर अधिकारियों ने कि जिलाधिकारी ने बैठक ली, साथ ही सुरक्षा और समस्त व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए। तो आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं और इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। तो आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में दर्शन करेंगे। तो पहली बार उत्तराखंड यात्रा पर आ रहे हैं उपराष्ट्रपति। 26 अक्टूबर को गंगोत्री जाएंगे उपराष्ट्रपति। इसके साथ ही 27 अक्टूबर को केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में दर्शन करेंगे। 27 अक्टूबर को केदारनाथ और बद्रीनाथ में दर्शन करने के बाद 2 अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। तो इसको लेकर प्रशासन ने सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली हैं और इसको लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश भी दिए। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को फीसदी क्षेत्रीय आरक्षण को लेकर इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। प्रवर समिति का कार्यकाल 2 महीने और बढ़ाए जाने के बाद राज्य आंदोलनकारियों में रोष है। उधर प्रबंधन समिति का कहना है कि वैधानिक कारणों से आगे दिक्कत ना हो, इस वजह से जल्दबाजी में आरक्षण को लेकर निर्णय नहीं लिया जा रहा है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस बिल को लटकाना चाहती है। उनकी मंशा है राज्य आंदोलनकारियों के पक्ष में नहीं है। पहले भी हरीश रावत जी ने इसको पास किया था, लेकिन राज्यपाल के अटक गया था। हाई कोर्ट ने भी कुछ निर्णय इसके अगेंस्ट दिए। तो क्योंकि हमारे सामने वो सारे वैधानिक तकनीकी कारण हैं जिनको रिमूव करते हुए हमको उसको ठीक करना है, ताकि कल वो चीज़ें भविष्य में किसी के लिए समस्या पैदा न हो। उसमें थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन एक फुल प्रूफ व्यवस्था हम बनाने जा रहे हैं। और आंदोलनकारियों को मैं पूरी तरह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं वहाँ पर बैठा हूँ, मेरे होते हुए उनके हितों को कोई रोक नहीं सकता, मार नहीं सकता है। हम जो व्यवस्था बनाएंगे आगामी समय के लिए बेहतर व्यवस्था बना के देंगे। केंद्र में भी अटॉर्नी जनरल तक से हमने दिखा करके हमने पूछ लिया, हमने कोई इस तरीके का हम कर सकते नहीं करते, तो उसमें हमने विधिक राय सबसे ली और उसको अब इन्होंने ऐसा लटका दिया है, ये लोकसभा के चुनाव तक लटकाए रहेंगे और लोकसभा के चुनाव के बाद फिर ये कोई न कोई बहाना करके। और हम ये भी कह रहे हैं इनसे, जब तक तुमने प्रवर समिति को सौंपी दिया है तो दिल्ली के जो हमारे राज्य आंदोलनकारी थे उनके बिना तो राज्य आंदोलन की कल्पना नहीं की, उस इतिहास की कल्पना नहीं की जा सकती। वहाँ और एनसीआर में जो लोग थे जिन्हें निरंतर राज्य के आंदोलन के झंडे को ऊंचा उठा करके रखा, और राज्य के अंदर ही बहुत सारे लोग छूट गए हैं, उनको सम्मिलित करिए तब तक, यदि तुम गंभीर हो। और नहीं तो प्रवर समिति को डाल करके तुमने इसको जो लटकाने का जो हमको आशंका है, यदि वही है तो फिर
उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों को आरक्षण पर विचार के लिए गठित प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद आंदोलनकारियों में नाराजगी है। आंदोलनकारियों ने प्रवर समिति के अध्यक्ष संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल पर निशाना साधा है। राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती ने प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाने के निर्णय की निंदा की है। उन्होंने समिति का कार्यकाल 2 माह की जगह 2 सप्ताह करने की मांग की है और कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और संसदीय कार्य मंत्री के समक्ष विरोध किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ छल कर रही है। आज जो समाचार पत्रों में देखा है तो इससे सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है और जो घड़ियाली आंसू विधानसभा के अंदर कई विधायक या मंत्री दिखाते हैं, मैं सरकार से, कैबिनेट मंत्रियों से, तमाम उन लोगों से मेरी अपील है कि अभी भी राज्य आंदोलनकारी, आज हमें यह मंशा थी कि 9 नवंबर या दिवाली का तोहफा राज्य आंदोलनकारियों को उस 10 साल की पुनर्बहाली पे हमें दिया जाएगा, लेकिन आज बड़ी पीड़ा के साथ मुझे कहना पड़ रहा है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच अब स्वतंत्र है किसी भी प्रतिकार के लिए, किसी विरोध के लिए। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उनको सोचना पड़ेगा, अन्यथा हम जो है इससे और कई कदम आगे जाने के लिए तैयार हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सड़क एक्सीडेंट के बाद उनका दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेसी हूं, इसलिए मुझे थोड़ा सा सफर तो तय करना ही पड़ेगा। हरीश रावत ने एक्सीडेंट की गलती को खुद स्वीकार किया है। उन्हें प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। हरीश रावत ने डिस्चार्ज होने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि सारी गलती मेरी है। दशहरे के प्रोग्राम और कुछ पार्टी के प्रोग्राम थे जिसकी वजह से ड्राइवर को आराम नहीं मिल पाया। आगे कहा कि स्कॉट नहीं मिला क्योंकि मैं कांग्रेसी हूं और मुझे सफर तय करना ही पड़ेगा। किसी शादी के समारोह से आ रहा था और कुछ जगह गया भी था मिलने के लिए, तो विलम्ब हो गया आने में। 11:30 बजे के करीब जो है हो गया। ड्राइवर थोड़ा थके हुए थे क्योंकि इधर निरंतर रामलीलाओं में रहा, कुछ एक्टिविटीज़ में रहा, तो ड्राइवर ओवर एग्जर्शन की वजह से जो मुझे ध्यान देना चाहिए था। हमारे राज्य का एक रूल है कि एक्स चीफ मिनिस्टर को एस्कॉर्ट नहीं मिलता। तो जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार देती है, हरियाणा देती है, पंजाब देती है, दूसरी सरकारें देती हैं, लेकिन उत्तराखंड में नहीं देते हैं। और ये निर्णय हमने अपनी सरकार के वक्त में किया था, इसलिए मैं इस सरकार को या किसी को उसके लिए ब्लेम नहीं करूँगा। मुझे ज्ञात हुआ कि औरों को देते हैं, अब मैं कांग्रेसी हूँ ना, थोड़ा तो मुझे सफर करना पड़ेगा। अपने गीतों से लोगों को मंत्र मुग्ध कर देने वाले सौरभ मेथानी इन दिनों अपनी नई एल्बम को लेकर काफी चर्चाओं में हैं और उनकी नई एल्बम के गीत को लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं। एक कार्यक्रम में पहुंचे सौरभ मेथानी ने बताया कि उनके गीतों को खूब पसंद किया जा रहा है और वे पहाड़ की संस्कृति और सभ्यता के अनुसार ही गीतों को लोगों तक पहुंचाते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले 5 से 10 सालों के बीच में सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए पहाड़ी गीत संगीत को युवा भी बहुत पसंद कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है और पिछले 10 सालों से मैं भी इस लोक संस्कृति के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। जैसे अभी मैं जब बैठा हुआ था तो हमारे पेटवाल जी पूछ रहे थे कि संगीत में आनंद है या संघर्ष ज़्यादा है, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में बहुत उन्नति हमारे लोक संस्कृति के गीतों ने की है, नृत्यों ने की है। जो हमारे एल्बम्स होते थे, जो हमारी वीडियो होती हैं, मैं एज अ आर्टिस्ट के व्यू से कह रहा हूँ और एज अ पब्लिक के व्यू से भी ये कह रहा हूँ कि मैं अनेकों कार्यक्रम में जाता हूँ महीने भर में, तो जितने भी स्कूल के बच्चे होते हैं या जो नई जनरेशन है, जो 15 से 30-35 के जो युवा हैं, वो पहले इन चीज़ों से कम कनेक्ट रहते थे। पर जब से मैं देख रहा हूँ कि तमाम प्रकार के कलाकारों के स्टेज शोज होते हैं या न्यूज़ पोर्टलों के माध्यम से कार्यक्रम होते हैं या वो हमारी यूट्यूब पर एल्बम्स देखते हैं, तो उससे काफ़ी जो युवा पीढ़ी है वो लोक संगीत से भी कनेक्ट हो रही है और ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छी बात। रानी पोखरी से नरेंद्र नगर जाने वाले मार्ग की पहाड़ी पर स्थित पीठ माता मनिच्छा देवी मंदिर स्थित है। यह माता पिंड रूप में विराजमान है और सभी भक्तों के मन की इच्छा पूर्ण करती हैं। रानी पोखरी, डांडी, बड़कोट आदि क्षेत्रों के कुल देवी के रूप में
माता की पूजा होती है। माता के पास स्थित भैरव गुफा से निकलने वाले जल की भी अनोखी कहानी है, जिसके बारे में मंदिर के पुजारी और भक्त बताते हैं कि यहाँ पहाड़ियों से निकलने वाला जल काफी शुद्ध और पवित्र माना जाता है। भक्तगण यहाँ के जल को गंगा जल के रूप में घर ले जाते हैं। वर्षों पुराना ये सिद्ध पीठ मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का प्रतीक है, जहाँ सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सैकड़ों वर्ष पुराना है, जो कि माँ मन इच्छा देवी के नाम से जाना जाता है, मन की इच्छा पूर्ण करने वाली। और यहाँ पर माता पिंडी रूप में विराजमान है, जल में विराजमान है, जो कि इस जल को लोग अपने घर में भी ले जाते हैं। गंगा जल के रूप में यहाँ का जल लेते हैं लोग। और यह कुल देवी के रूप में भी पूजी जाती है, जैसे डांडी, बड़कोट, रानी पोखरी, इधर जितने भी गांव हैं, यह लोग कुल देवी के नाम से भी यहाँ पुकारते हैं। और तो आषाढ़ में यहाँ पर माता का काफ़ी भव्य आयोजन चलता है। और नवरात्रों में भी यहाँ पर दोनों चैत्र के भी और आश्विन के भी नवमी को भंडारा होता है। बाकी मंदिर की समिति है, समिति मंदिर को चलाती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी विदेश के बाद अब देश के विभिन्न राज्यों में रोड शो करने वाले हैं। इस दौरान उनके साथ राज्य के कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके तहत सीएम धामी चेन्नई में रोड शो करेंगे, जिसमें कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी शिरकत करेंगे। इस अवसर पर भाजपा प्रवक्ता विपिन कैंथुला ने कहा कि उत्तराखंड में किस तरह से औद्योगिक विकास हो सके, उसको लेकर उत्तराखंड सरकार काम कर रही है। दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने जा रहा है, जिसको लेकर धामी सरकार तैयारियों में है। उत्तराखंड में किस प्रकार से औद्योगिक विकास हो, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी फोकस होकर काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, जिस प्रकार से लंदन की यात्रा हो, दुबई की यात्रा हो, जिस प्रकार से वहां से रिस्पांस आए हैं उद्योगपतियों के, तो मैं कह सकता हूं कि ये आने वाले समय में जो इन्वेस्टर समिट हम दिसंबर में करने वाले हैं, ये उत्तराखंड के औद्योगिक विकास के लिए नींव का पत्थर साबित होगा। और निश्चित रूप से जो हमने मुख्यमंत्री जी ने जो सपना देखा है कि 2025 में उत्तराखंड राज्य विकास की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ राज्य, उस ओर हम काम कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी जहां चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है, तो वहीं बीजेपी इसकी चुटकी ले रही है। दरअसल भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अलग अलग गुटों में बटी हुई है और कांग्रेस पार्टी के जो घटक दल हैं उनमें आपस में तालमेल नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ेगी, ये जग जाहिर है, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस बार भी कहीं नजर नहीं आ रही है। दावे ठोपेंगे, ये चलने वाला नहीं है। इसमें हर एक महत्वाकांक्षी है और आपस में इनका कोई संवाद ठीक से होता नहीं है। अभी आपने 2 दिन पहले देखा अखिलेश जी ने क्या कुछ कहा कांग्रेस और राहुल के बारे में, ममता जी क्या कहती हैं। इस प्रकार इनका सबका आपस में कोई सामंजस्य होना नहीं है। कहने का गठबंधन है, लेकिन गांठों वाला गठबंधन। उत्तराखंड में दिसंबर महीने में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ यूएई के दौरे पर गए थे। उन्होंने कहा कि यह दौरा काफी सफल रहा और वहां पर 15,000 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इन्वेस्टर समिट को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तौर पर आयोजित किया जा रहा है और सीएम धामी के टारगेट से ज्यादा के एमओयू साइन होंगे। साथ ही कहा कि प्रदेश की कैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए और स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए एक बड़ा और सार्थक प्रयास किया जा रहा है और आने वाले दिनों में इसका परिणाम भी सबके सामने होगा। समिट की खूबी यह है कि ये पूरा ग्लोबल हो रहा है। और अभी हम जब दुबई गए थे और शारजाह गए थे, वहाँ पे लगभग 15,000 करोड़ रुपए का एमओयू है। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए और पर कैपिटल आय के लिए जो है, इस बार का जो हमारा निवेशक समिट है, ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। और जो मुख्यमंत्री जी का टारगेट है, इस बार हम काफ़ी लोगों को यहाँ लाना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि वहाँ भी बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात हुई है,
जो रोड शो हुआ वहाँ दुबई में, उसमें भी सैकड़ों लोग आए थे। मैं कह सकता हूँ कि राज्य के हित के लिए ये जो समिट है ये बहुत कारगर है। हल्द्वानी के प्राचीन रामलीला मैदान में रावण दहन किया गया। इस मौके पर काला ढूंगी विधायक वंशीधर भगत, हल्द्वानी के मेयर डॉक्टर जोगिंदर पाल सिंह रोतेला, नगर मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह सहित तमाम गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बता दें कि रामलीला में रावण वध के साथ रावण का पुतला दहन भी किया गया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद हजारों लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। वहीं जगह जगह पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। रामला समिति द्वारा यहाँ पर जो दशहरे का मेला था उसका समापन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में अहिरावण और रावण के वध के रूप में आज रावण का पुतला फूंका जाएगा और बड़ी भारी मात्रा में दर्शक आए हैं जिनको बहुत ही प्रेम रामलीला से है। मैं पूरी रामला कमेटी के लोगों को बधाई दूंगा, यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट है इनकी भी व्यवस्था को दूंगा बधाई कहूँगा कि एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हल्द्वानी के सेंटर में ये 140 वर्षों से रामला हो रही है, बहुत प्राचीन रामला है, आज भी हो रही है। मैं सबको बधाई देता हूँ। चंपावत के बाराकोट में 5 दिवसीय लड़ी धुरा महोत्सव का आयोजन किया गया। 5 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में चित्रकला, निबंध, भाषण, प्रश्न मंच, प्रश्नोत्तरी, घड़ा फोड़ समेत कई खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वयंसेवी संस्थाओं और सांस्कृतिक दलों ने आकर्षक झांकियां निकाली। महोत्सव के दौरान स्कूली छात्र, स्थानीय लोग मौजूद रहे। अध्यक्ष नागेंद्र जोशी ने कहा कि इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों से लोगों का ध्यान हटाने और युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक कार्य के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए किया जाता है। हल्द्वानी से काशीपुर जाते समय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की कार डिवाइडर से टकरा गई। इस घटना में हरीश रावत घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हरीश रावत को अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल पूर्व सीएम हरीश रावत मंगलवार रात अपनी कार से कुछ कार्यकर्ताओं के साथ हल्द्वानी से काशीपुर जा रहे थे। देर रात करीब 12 बजे बाजपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास एक लोडर वाहन को ओवरटेक करने के चलते उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई। उत्तरकाशी मजदूर श्रम विभाग के खिलाफ 48 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने श्रम आयुक्त का पुतला भी जलाया। दरअसल श्रमिकों का आरोप है कि पिछले 2 सालों से श्रम विभाग की ओर से मिलने वाला अनुदान मजदूरों को नहीं मिल पा रहा है। श्रम विभाग की ओर से रजिस्टर्ड श्रमिकों को बच्चों की शिक्षा, महिला मजदूरों को डिलीवरी के समय एवं मजदूरों की बेटी के विवाह, मजदूरों की मौत पर अनुदान दिया जाता है, जो पिछले 2 सालों से मजदूरों को नहीं मिल पाया है। आयुक्त के पुतला जगाने के हमारे जो मजदूर के मृत्यु का आवेदन लगा रखा है और छात्रवृत्ति का आवेदन लगा रखा है, शादी का आवेदन लगा रखा है। हमारे जो आयुक्त है हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहे और इसी के कारण से हमने पुतला जगाया उनका कि हमारी कोई सुनाई करेंगे। सर उनका तो न तो हम लोगों का कोई फ़ोन उठाते हैं, न कोई उनका कोई आश्वासन आ रहा है। ये हमारे श्रम आयुक्त इस केस में बैठते हैं, करीब 2-2.5 साल हो गए और मृत्यु हेतु सब फैले जो वहाँ पे अटका रखी है। आज हमारा जो धरने का 48वां दिन है और आज से जो हमारा जो 2-2 आदमी जो कर्मिक अनशन में बैठेंगे। आज जो हमारे साथ जो अभी लक्ष्मा देवी हैं, सकू देवी हैं, आज के ये हैं और कल शाम से इन्होंने खाना नहीं खाया है और कल सुबह तक जो 10 बजे के बाद ही ये खाना खाएंगे। कानपुर रेंज के गांव नोगरा ग्रंट गांव में खड़े गन्ने की फसल को जंगली हाथियों ने रूंद कर तहस नहस कर दिया, जिसके बाद स्थानीयों ने इसकी जानकारी वन विभाग और उच्च अधिकारियों को दी, लेकिन सूचना के बाद भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिस वजह से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है।
ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई सालों से जंगली जानवर फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही संबंधित अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो उन्हें मजबूरन बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।